हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका विस्कस एकेडमी पे। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 हिस्ट्री का जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो हमने ये जाना उस वीडियो में कि कैसे दिल्ली जो है वो राजधानी के रूप में जो है अपने आप को विकसित धीरे धीरे कर रही थी, कैसे सल्तनत की स्थापना होती है, कैसे अनेक वंश जैसे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये आते हैं और अपने वैभव और राज्य को जो है एक ऊंचाई पे ले जाकर के स्थापित करते हुए दिल्ली को भारत का एक केंद्र बिंदु बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सब समझा था। अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे एक ऐसी सल्तनत जो वास्तविकता में तो भारत की नहीं थी, जो वास्तविकता में कहीं और से आए लोगों के द्वारा स्थापित की गई, वह शुरुआती समय में कैसे अपने आप को स्थापित कर रही थी, कैसे कैसे एक छोटी सी जगह से एक इतने बड़े जो है राज्य की स्थापना होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमें ये समझना है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब यहाँ पहली चीज जो आपको समझनी है वो यह है गैरिसन शहर। अब आप पूछेंगे सर गैरिसन शहर क्या होते थे? देखिए पहले क्या होता था, पहले किले बनते थे। किले जैसे आज के ज़माने में आप देखते होंगे कई कई जगहों पे जो है वो आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया होता है जहाँ सिर्फ आर्मी रहती है। एक बड़ा सा एरिया है, चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है, उसमें एक आर्मी की अपनी प्राइवेट कॉलोनी ही चल रही है जिसमें ऑफिसर्स क्वार्टर हैं, ट्रेनिंग क्वार्टर है, उसके बाद ही प्ले ग्राउंड है। तो एक ऐसा एरिया जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और वहाँ सिर्फ सैनिक रहते हैं। वैसे ही पहले के ज़माने में किले बनते थे। अब उस किले में क्या होता था, सैनिक रहते थे। तो उसी किले को हम पहले कहते थे गैरिसन शहर। तो होता क्या है कि 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था वो गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब यह है कि जो 13वीं सदी की शुरुआत होती है, सल्तनत काल जो है शुरू होता है, भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना होती है और धीरे धीरे वो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करना शुरू करते हैं। तो उस समय चूंकि आप बाहर से आए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बाहर से आए थे, तो ऐसा तो था नहीं कि जनता उनको एक्सेप्ट कर लेगी तुरंत। भाई आप कुछ ऐसा काम करेंगे तभी तो जनता आपको अपना सुल्तान मानेगी। तो तब क्या होता था, तो तब सुल्तान जो सैनिक छावनी होती थी जिसे गैरिसन शहर कहते थे, वहीं से अपना नियंत्रण करते थे। अब दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी कि जो शहरों से जो संबंध थे उनके, और जो दूर जो है भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण जो था वो न के बराबर हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक आए जब, तो वो लाहौर को राजधानी बना करके शासन करना शुरू किए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नियंत्रण में बंगाल तक का भी क्षेत्र था। लेकिन आप अब एक कल्पना कीजिए कि जो शासक लाहौर में बैठा है वो बंगाल में हो रहे किसी दंगे को तुरंत कैसे काबू करेगा? नहीं कर पाएगा। पहले ऐसा भी नहीं था कि हम प्लेन से चले जाते हैं या हम बस से चले जाते हैं, पहले घोड़े थे तो समय भी ज़्यादा लगता था। तो फिर ऐसा जो है मैनेज करने के लिए बड़ी ही दिक्कत हो रही थी दिल्ली सल्तनत के लोगों को, जो शासक थे। कभी कभी क्या होता था कि जो आवश्यक सामग्री होती थी, जैसे जो रसद और सारी चीज़ें हैं वो शहरों से ही आनी हैं, व्यापार शहर में ही होने हैं। तो क्या होता था कभी कभी, जैसे जो रसद है जो राज्य को चाहिए उनके लिए खुद सल्तनत ही लूटमार भी कराती थी। तो शुरू में क्या हुआ कि 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में क्या हुआ कि पहली चीज़ तो हमने ये समझा कि गैरिसन शहर क्या थे। दूसरी चीज़ ये समझा कि 13वीं सदी की शुरुआत में जब सल्तनत काल की स्थापना हो रही थी, भारत में एक नया वंश आकर के स्थापित हो रहा था। तो उस समय सल्तनत का जो प्रभाव था वो पूरे भारत पे हो नहीं पाया था, एक छोटे से क्षेत्र पर था। लेकिन उनके नियंत्रण में एक बड़ा क्षेत्र आता था, तो उसे अपने नियंत्रण में रखना और उस पर जो है
सानिध्य बनाए रखना, उस पर एक पीस डेवलप किए रखना बड़ा ही दिक्कत का काम था सुल्तानों के लिए। फिर कभी कभी जो है वो अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए लूटमार भी कराते थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि अब वही मैंने जो आपको अभी बताया वो यहाँ पे लिखा है कि गैरिसन शहरों के मध्य अत्यधिक दूरी की वजह से शासन चलाना कठिन होता जा रहा था। बगावत, युद्ध तथा खराब मौसम में गैरिसन शहरों के बीच संपर्क टूट जाते थे। इस स्थिति में सल्तनत बड़ी मुश्किल में अपने साम्राज्य को कायम कर पा रही थी। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपने शासन को चला रहे थे दिल्ली राजधानी बना के, और बंगाल में कोई दंगा हो गया, तो अब एक तो बंगाल वैसे ही दूर है, उसको तुरंत काबू पाना भी कठिन है। लेकिन अगर आप उसी पे ये भी समझ लीजिए कि अगर मौसम खराब हो जाता है या अनेक परेशानियां आती रहती हैं, तो बीच का जो संपर्क है ना, जैसे राजधानी लाहौर और बंगाल का जो संपर्क वो बिल्कुल ही टूट जाता था। तो ऐसी स्थिति जब होती थी तो दिक्कत ये होती थी, सुल्तान को डर ये रहता था कि जो बंगाल में प्रभुत्वशाली लोग होंगे कहीं वो बगावत करके बंगाल को अलग न कर लें सल्तनत से। तो इस समय जो है सल्तनत को बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर आपके घर से आपके गांव जाने के लिए एक बढ़िया 4 लेन या बढ़िया हाईवे रोड है, तो आप अपनी बाइक या अपनी कार से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में, आधे घंटे में तय कर सकते हैं। और अगर कभी आपके बाबा दादी नाना नानी की तबीयत भी खराब होती है तो आप तुरंत पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप वहीं सोचिए कि आपके घर से आपके गांव जाने की बीच की जो दूरी है उसमें कुछ रास्ता तो बना है, लेकिन अब आगे जब आप बढ़ते हैं तो सारे रास्ते टूटे हुए हैं, कहीं रास्ता भी नहीं है। तो फिर आपको आपके नाना नानी या दादा दादी तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा, मतलब आपका रिस्पांस टाइम जिसे कहते हैं वो कम हो जाएगा। सेम यही दिक्कत आ रही थी दिल्ली सल्तनत को। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था उस समय, दिल्ली सल्तनत के पास इतनी बड़ी कोई सेना भी नहीं थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाया था, वो कम्युनिकेशन चैनल डेवलप ही नहीं हो पाया था जिससे भारत जैसे इतने विशाल क्षेत्र पर पूरी तरीके से नियंत्रण काबू पाया जा सके। तो इसीलिए इस समय में जो है दिल्ली सल्तनत को बड़ी ही मुश्किल हो रही थी अपने साम्राज्य को कायम कर पाने में। तो अब आगे क्या होता है, तो अब आइए जानते हैं कि आइए इन परिस्थितियों से सल्तनत कैसे बाहर निकली। अब होता क्या है, जब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद फिर गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है, लोदी आता है। लेकिन सल्तनत काल में मेन जो डेवलपमेंट हुआ वो देखिए, पहले तो गुलाम वंश की स्थापना होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट का एक मेजर पोर्शन होता है जो भारत पे नियंत्रण स्थापित करता है सल्तनत का, जो इतिहास में सल्तनत काल का एक जो है परचम लहराया गया, वो 2 वंशों के द्वारा लहराया गया। पहला तो था खिलजी वंश और दूसरा था तुगलक वंश। अब इसमें भी 2 राजा हुए, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने एक आमूलचूल परिवर्तन लाए, और जो आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, जो मेजर डेवलपमेंट होती है, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब सल्तनत आगे बढ़ती है तो सल्तनत को ये समझ में आता है कि हमें अपना विकास, अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट भी स्टेज वाइज होता है। जैसे वो पैदा हुआ तो वो इन्फेंसी में है, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो बाल्यावस्था में आया, फिर किशोरावस्था में आया। ऐसे सल्तनत ने अपने आप को डेवलपमेंट के लिए फेजेस में बांटा। पहला लक्ष्य उनका क्या था कि जो गैरिसन शहर थे, मतलब जहां सल्तनत अपने जो है उसको कायम की हुई थी, पूरी अपने पूरे नियंत्रण को कायम करके मजबूती से थी। अब उसका काम क्या था, पहली चीज तो था कि गैरिसन शहर के अंदर ही जो भीतरी क्षेत्र हैं उसकी स्थिति को मजबूत करना, मतलब अपने सैनिकों की क्षमता बढ़ाना, सैनिकों की संख्या बढ़ाना, सैनिकों को अत्यधिक मतलब हाईली ट्रेंड करना, ठीक है, गैरिसन शहरों को और मजबूत बनाना, किले को मजबूत बनाना।
ये इंटरनल डेवलपमेंट हुआ, ये था फेज 1। अब दूसरा फेज जब आता है तो जो गंगा यमुना के दोआब के जंगल थे, गंगा यमुना का दोआब क्या हो गया, जैसे ये यूपी हो गया और जो है बिहार हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे घने जंगल थे, इनको साफ कर दिया गया और जो यहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोग थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया। अब आप पूछेंगे सर कि ऐसा क्यों किया गया सल्तनत के द्वारा? तो ऐसा इसलिए किया गया कि जो किसान थे ना उनको ये जमीन दे दी गई और कहा गया कि आप कृषि करिए। तो अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि सर आखिर वहाँ के लोगों के हटा करके सल्तनत ने उस पर कब्जा तो किया नहीं, किसानों को दिया कृषि करने के लिए, तो क्या फ़ायदा था, क्यों उन्हें ही नहीं रहने दिया गया? तो देखिए, सल्तनत को अपना विस्तार करने के लिए चाहिए थी धन की आवश्यकता, और धन भी ऐसा जो कंटिन्यूअस आता रहे। देखिए, एक तो धन का स्रोत हो गया लूट मार, वो एक कंटिन्यूअस स्रोत नहीं है। जब आप आक्रमण करेंगे तभी आपको धन मिलेगा, और चूंकि आप एक वंश की स्थापना करना चाह रहे हैं तो आप अगर बार बार लूट मार करेंगे और अपने ही राज्य के लोगों को लूटेंगे तो आप क्या इफेक्ट भी बहुत निगेटिव होगा। लोग आपको फिर एक राजा के तौर पे जो है मानने से बारे में सोचेंगे। तो सल्तनत इससे जो है वाकिफ थी कि भाई ऐसा करने से निगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हमें अपनी आय का एक ऐसा स्रोत बनाना पड़ेगा जो लगातार आता रहे। तो उसके लिए क्या किया गया, कृषि को प्रोत्साहित किया गया। अब कृषि को प्रोत्साहित करने से जो किसान थे जब कृषि करते थे तो उनसे जो है कर लिया जाता था, और जो व्यापारिक मार्गों की खातिर नए किले और गैरिसन शहर बनाए और बसाए गए। अब क्या होता है कि पहला फेज तो था कि जो उनके नियंत्रण में पहले गैरिसन शहर थे उनका इन्होंने डेवलपमेंट किया इंटरनल। फेज 2 में इन्होंने अपनी आय के स्रोत को जो है बनाने के लिए, एक परमानेंट जो है आय के स्रोत को बनाने के लिए कृषि को प्रोत्साहित किया। और जो तीसरा फेज आया उसमें ये क्या किए कि व्यापार सुनिश्चित तरीके से चल सके। जो व्यापारी हैं उनको ये लगे कि हमको सुरक्षा मिली हुई है, छोटे छोटे जो है अंतराल पे नए नए गैरिसन शहर हैं जहाँ जो है सैनिक रहते हैं, वो मेरी मदद करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसे नए नए गैरिसन शहर बसाए गए और जो है नए किले बनाए गए और नए शहर भी बसाए गए जिसे आम जनता आकर के वहाँ रहे, व्यापार करे और उन्नति हो उस इलाके की। तो 3 फेज हमने समझा कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत जो गंभीर परिस्थितियों में थी 13वीं सदी की शुरुआत में, वो अपने आप को कैसे इन परिस्थितियों से उबार रही थी। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जब दूसरा फेज आता है तो दिल्ली सल्तनत अब अपनी सीमा के बाहर जो है विकास करना शुरू कर देती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के सबसे समृद्ध और सबसे प्रतापी शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, जो अब सल्तनत का मेन पोर्शन जो था वो नॉर्थ इंडिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए दक्षिण भारत की तरफ भी अपने आप का रुख करता है और कई सारे सैनिक अभियान करता है और वहाँ पे लूटमार करता है, बहुत सारे धन को अर्जित करता है। कुछ इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें कि पूरे दिल्ली सल्तनत में, हमने जाना कि पूरी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए, तो इस 5 वंशों में दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जिसके समय में दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पे थी? तो मुख्यतः तो 2 हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसमें भी अगर सबसे अच्छा बोला जाए तो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में जो दिल्ली सल्तनत थी वो और अपनी चरम सीमा पहुंच गई थी, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं स्वर्ण काल, गोल्डन एरा था वो दिल्ली सल्तनत का। अब जैसे हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत था वो ठीक नहीं था, तो ऐसे ही जो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत थी वो शुरुआत में अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। उसका रीज़न क्या था कि एक तो जो सल्तनत थी उसकी सेना के पास जो है वो रिसोर्सेस कम थे, सेना ट्रेंड कम थी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो शुरुआत होगी वो कमज़ोर होगी। लेकिन 150 वर्षों का कुल समय लगा। आप अगर देखिए कि गुलाम वंश से लेकर के खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, इस स्पैम में लगभग 150 वर्षों के समय में जो
समय बीता दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को अंदर से बाहर से मजबूत किया, अपने सैनिकों को एक अच्छी ट्रेनिंग दी, एक अच्छे हथियार दिए, सेना धीरे धीरे मजबूत होने लगी। और मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यकाल आते आते, उनके राज्यकाल के अंत तक, ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप था, इसका एक विशाल क्षेत्र जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो सेना थी उसके युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ चुका था। मतलब कि ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, इसमें हर जगह मतलब अपना छाप सल्तनत की सेना ने छोड़ चुका था उस समय तक। विभिन्न जो है इन्होंने अभियान किए, शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और नए नए शहरों पर कब्जा किया। अब कई सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था, तो सल्तनत को अपने हर क्षेत्र पर विस्तार करना था। तो इन्होंने अपने सूबेदार और प्रशासकों को जो है कोर्ट स्थापित किया और मुकदमों का फैसला सुनाते थे इनके जो सूबेदार थे और प्रशासक थे। और जो किसान थे, जो इनिशियली क्या किया था दिल्ली सल्तनत ने कि गंगा यमुना के दो आब में जंगलों को काट करके कृषि को प्रोत्साहित किया था। तो अब उन किसानों से ये कर भी वसूलते थे। उससे क्या होता था कि इनकी आय का एक निश्चित स्रोत हो गया था। लेकिन अभी भी क्या था ना कि इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक अपने आप में बहुत ही विशाल क्षेत्र था। तो अब हम एक चीज़ ये समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उदय, ये दो चीज़ जो है हमें समझनी है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है, कैसे एक छोटा सा राज्य या एक वंश पे अधिकार या आधिपत्य जमाते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो वास्तविकता में दिल्ली से कोसों दूर बैठे लाहौर से अपने राज्य को संचालित कर रहे थे, कैसे इस लगभग 1206 से 1526 मतलब 320 सालों के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का वैभव और जो है प्रताप इतना बढ़ गया कि लोग इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी और प्रतापी सल्तनत के रूप में इसे जो है वर्णित करने लगे। तो आइए जरा हम भी समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उदय कैसे होती है, कैसे इस इतिहास का प्रारंभ कैसे होता है। इतिहास का प्रारंभ होता है मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की और उसकी बेटी गौरी की बेटी की ऐबक से शादी के बाद, जब ऐबक आता है दिल्ली और लाहौर को राजधानी बनाते हुए गुलाम वंश की स्थापना करता है और अपने शासन का प्रारंभ करता है। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ ये समझनी है कि गुलाम वंश, इस वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा, ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी बच्चा इतिहास पढ़ रहा है उसे हर उस एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उस हर एक शब्द की जानकारी होनी चाहिए जिसे वो पढ़ता, देखता और समझता है। तो गुलाम वंश ही क्यों इस वंश का नाम पड़ा, तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गौरी का गुलाम, एक गुलाम के द्वारा स्थापित वंश था ये। और मुख्यतः इसमें जितने भी लोगों ने शासन किया ऐबक के बाद आराम शाह आए, फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया, फिर रुकनुद्दीन आया, ये मुख्यतः सब गुलाम ही थे। तो चूंकि इस वंश में अधिकांश राजाओं द्वारा जो शासन किया गया वो गुलाम थे, तो इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। अब हम थोड़ी बात करते हैं गुलाम वंश की, चूंकि आपके सिलेबस में कुछ बहुत आपको जानना नहीं है गुलाम वंश के बारे में, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि गुलाम वंश का शासन कहाँ तक था। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे दो चीज़ें लगी हुई हैं। पहला है एक मैप में आप देखिए कि पाकिस्तान का लाहौर का एरिया, कुछ हद तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल,
ये एरिया है जहां गुलाम वंश का शासन था। ये देखिए, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया है जहां गुलाम वंश का शासन था। अब बगल की जो चित्र है वो एक मस्जिद है, इसका नाम था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करना शुरू करता है तो पहली चीज तो वो ये करता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार विप्रसार उसे करना था। तो विभिन्न मंदिरों का जो है मस्जिदों का निर्माण कराता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे ये आप देख रहे हैं कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है। दूसरी चीज़ जो है इनके द्वारा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसने निर्माण कराया, ये अजमेर जो चौहान वंश के नियंत्रण में था, वहाँ पे एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। अब एक सवाल ये है जो आपको शायद जानना चाहिए कि इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा। तो वास्तविकता में ये जो मस्जिद है ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तुड़वा करके 2.5 दिन के अंदर ही उसे मस्जिद के रूप में जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था। इसीलिए इसका नाम पड़ता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ऐबक ने मुख्यतः 2 मस्जिदें बनवाई जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, अजमेर में, और दिल्ली में बनवाई कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। तीसरी चीज़ जो इसने मुख्यतः निर्माण करवाई थी वो थी कुतुब मीनार। तो अब ऐबक के द्वारा ये 2-3 जो कार्य किए गए, उसके बाद जैसे 1206 में ऐबक शासक बनता है और 1210 में ही जो है लाहौर में ये पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिर करके ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब ऐबक की मृत्यु के बाद जो है आराम शाह शासक बनता है, लेकिन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, बड़ा ही अयोग्य था। तो 1212 में इल्तुतमिश जो है इसे हटा करके खुद शासक बनता है। अब इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम था, लेकिन बड़ा ही जो है प्रतापी शासक था। तो ऐसे ही जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। इल्तुतमिश ने भी जो है वो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया और कुतुबुद्दीन ने जो है इल्तुतमिश ने जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रणाली लागू की थी जिसे हम इक्ता व्यवस्था कहते हैं। अब इक्ता व्यवस्था क्या होती है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मैं आपको इक्ता व्यवस्था तो समझाऊंगा ही और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सामंती व्यवस्था से अलग थी, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में वो ये है कि कैसे जो है वो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत की, और कैसे उसके महिला होने की वजह से उसका विरोध होता है, उसे पद से हटा दिया जाता है और उसकी मृत्यु करा दी जाती है। कई सारे शासक ऐसे ही आते हैं, रजिया के बाद फिर बहराम शाह बनते हैं, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बनते हैं, फिर नसीरुद्दौला शाह बनते हैं, फिर बलबन आते हैं, और ऐसे करते करते जो गुलाम वंश का आखिरी शासक क्यूमर्स होता है उसकी हत्या 1290 में फिरोज शाह या फिर उन्हें जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो हमने ये समझा कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है, कैसे धीरे धीरे उसका उदय हो रहा था, कैसे विभिन्न शासक आए और उन्होंने क्या क्या काम किए। अब खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और 1320 तक इसका जो है शासन चलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसके संस्थापक रहते हैं वो अपने दामाद और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को एक टास्क देते हैं, एक कार्य देते हैं कि अलाउद्दीन तुम जाओ और दक्षिण भारत को जीत करके और जितना धन लूट सकते हो लूट करके लेके आओ। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही प्रतापी राजा था, प्रतापी योद्धा था और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों को लूट कर करके उन्हें जीत करके आता है। लेकिन जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उससे हिसाब मांगते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी हत्या कर करके और खुद राजा बन जाता है। इसने कई सारे काम भी किए, जैसे स्थायी गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है,
शराब पर प्रतिबंध लगा देता है, छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने पर भी ये प्रतिबंध लगा देता है। ये सारे काम ये करता है। अलाउद्दीन ने विभिन्न सैन्य अभियान करते हुए जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो है अपना शासन किया। अब एक चीज पहले हम यहाँ समझ ये लेते हैं कि मस्जिद क्या होती है। तो मस्जिद जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा मतलब घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय व विद्वान पुरुष को इमाम मतलब नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश माने खुतबा भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मस्जिद के बारे में। अब यहाँ दो चीज़ें और हैं। आप देखिए कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था, जो प्रभाव था, वो कुछ हिस्से तक जो है वो ऐसे यहाँ तक फैला था, ये वाला एरिया। लेकिन अलाउद्दीन के समय में ये पूरा ये एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंडिचर हुआ अलाउद्दीन के समय में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के भी समय में लमसम वही हाल चल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न सैन्य अभियान किए और अपने जो है वो क्षेत्र का विस्तार किया। बड़ा ही मज़ेदार एक कहानी ये भी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो एक गुलाम खरीदा था 1000 दिनार में, जिसे मलिक कफूर कहते हैं। और ये मलिक कफूर जो है इसे 1000 दिनारी भी कहते थे, और ये भी बड़ा प्रतापी योद्धा था। अलाउद्दीन के बारे में आपने एक मूवी बनी थी, आप वो भी देखे होंगे कि रानी पद्मावती। तो अलाउद्दीन ने जो है वो 1303 में चित्तौड़ अभियान किया। वो रानी पद्मावती के लिए ही यहाँ राजा रतन सिंह थे, उन्हें धोखे से मार करके अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ को जीत लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर खिलजी वंश का आखिरी शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसके सेनापति जो है गाजी मलिक ने जो है खुसरो खां की हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। अब दूसरा वंश आता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक शासन करता है। अब तुगलक वंश की भी जो क्षेत्र था वो लमसम खिलजी वंश के ही समान था। तुगलक वंश की स्थापना करते हैं गियासुद्दीन तुगलक, इनका ही नाम गाजी मलिक भी था। और तुगलक वंश में जो सबसे प्रतापी राजा होता है वो होता है गियासुद्दीन तुगलक। इसी को हम लोग तुगलक वंश में जो सबसे महान शासक होता है वो गियासुद्दीन तुगलक का जो है भतीजा रहता मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कई सारे अभियान करता है, जैसे बंगाल अभियान में बंगाल से अभियान करता है, उसे जीतता है। और ऐसे ही दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी गलतियां भी की, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दिल्ली सल्तनत पर कई बार मंगोल आक्रमण भी हुए। उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने कई सारी जो है परिवर्तन भी लाए, अपना एक्सपेंशन भी किया, सेनाएं बहुत बड़ी कर दी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक ऐसी सेना खड़ी कर दी कि एक बार के लिए इसने मंगोलों पर आक्रमण करने का भी सोचा और किया भी, जो अभियान फेल हो गया। फिर इसका चचेरा भाई जो है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। इसने भी जो है कई सारे कार्य किए, कई सारे नए शहर बसाए, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद। तो ये था, जैसे हमने पढ़े पहला गुलाम, फिर खिलजी, ये तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी जो है दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर थी। फिर ऐसे ही आता है सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खान थे, और इसके आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह थे, जिनके बाद जो है लोधी वंश की स्थापना होती है। अब लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करते हैं, जो 1451 से लेकर 1526 तक ये लोधी वंश चलता है।
और लोधी वंश के जो आखिरी राजा होते हैं वो इब्राहिम लोधी, इन्हीं की हत्या करके 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो हमने ये समझा कि कैसे दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, कैसे गुलाम वंश जो एक छोटे से क्षेत्र पे अपने नियंत्रण को काबू कर के रखा था, अनेक ऐसे राजा आए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देसेल इल्तुतमिश आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, विभिन्न वंशों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और दिल्ली सल्तनत की पताका को पूरे भारतवर्ष में फहराते चले गए। अब ये हमने समझा दिल्ली सल्तनत का विस्तार। इसके बाद हम ये समझते हैं कि कैसे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो है वो प्रशासन और समेकन जो है कैसे चलता था, इसमें एक नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर हो सकते थे। अब देखिए इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ मिला कि चूंकि दिल्ली सल्तनत एक बड़ा ही विशाल साम्राज्य था और दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो बाहर से आए थे, तो उनका विश्वास जो है वो भारत के लोगों पर कम था। तो अपने राज्य को चलाने के लिए वो अधिकतर जो है वो अपने ही गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। ऐसे धीरे धीरे चलता चला गया। अब उन्होंने अपने गुलामों को प्रशिक्षित किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और चूंकि गुलाम अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान को भी विश्वास होता था उन पर। अब पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार कहे जाते थे। इक्तादार का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में इक्तादार अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। अब यहाँ पे आपने शब्द पढ़ा इक्तेदार, तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इक्ता व्यवस्था क्या थी और सामंती व्यवस्था क्या थी, क्या अंतर था, क्यों दिल्ली सल्तनत ने सामंती व्यवस्था को हटा करके और इक्ता व्यवस्था को लागू किया। देखिए दिल्ली सल्तनत के पहले जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ सामंत होते थे, मतलब राजा के विश्वसनीय कुछ ऐसे प्रभुत्वशाली लोग जिनका एक अच्छे खासे 2, 4, 5, 10 गांवों में नियंत्रण था, उनके पास अपनी सेना थी, वो राजा के साथ मिलकर के युद्ध करते थे। तो अंतर क्या था, इक्ता व्यवस्था भी यही थी। तो अंतर ये था कि जो सामंती व्यवस्था थी उसमें राजा जो अपना सामंत होता था उसको कुछ भूमि देते थे, उस भूमि से वो सामंत कर वसूलता था और अपने सैनिकों की वेतन और सारी सेवाओं का देखभाल करता था। लेकिन एक बड़ा अंतर ये था कि सामंती व्यवस्था में जो भूमि दी जाती थी, मतलब जो लैंड दिया जाता था सामंत को, वो सामंत का हो जाता था। लेकिन जो इक्ता व्यवस्था थी, अब उसमें हुआ क्या, जैसे जैसे सामंत बड़े होते गए राजा उनको और भूमि देते थे, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी सामंत के पास 100 सैनिक हैं, धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद उसके पास 10,000 सैनिक हो गए, तो उसका खर्च भी बढ़ा, तो भूमि का जो खंड उसे दिया जाता था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता था। अब चूंकि सामंतों को दी गई भूमि उनकी होती थी, तो कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि सामंत के पास उतनी ही भूमि हो गई जितनी राजा के पास है, या उससे कुछ हद तक सिमिलर, तो सामंत का प्रभाव बढ़ता था और सामंत राजा पे अटैक करके उन्हें हटा करके खुद राजा बन जाता था। ये हमने पढ़ा था क्लास चैप्टर 2 में कि कैसे सामंत राजा पे अटैक करके खुद अपने वंश की स्थापना करते थे। दिल्ली सल्तनत ये कुछ सब कुछ देख करके समझ करके आई थी। दिल्ली सल्तनत इसको हटा के इक्ता व्यवस्था लाया। इक्ता व्यवस्था में भी सामंत होते थे, बट उनका नाम इक्तादार कर दिया गया। यहाँ भी सिस्टम वही था, सैनिक इक्तदार रखता था, उनका देख
इख्तियार करता था। लेकिन राजा के द्वारा जो भूमि दी जाती थी इख्तियार को, उस भूमि से कर तो इख्तियार वसूलता था, लेकिन उस भूमि का नियंत्रण राजा के पास रहता था। मतलब कि वो भूमि रहती राज्य की ही थी, राजा के पास ही रहती थी, बस टेम्पररी उस पे जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी आप इख्तियार को दे रहे हैं। इसको सरल भाषा में और समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे आप जाते हैं किसी मॉल में। अब मॉल बनाया किसी एक आदमी ने या किसी एक फर्म ने, किसी एक कंपनी ने, लेकिन उसकी मॉल की बगल में आप जहां गाड़ी खड़ा करते हैं वो पार्किंग होती है। अब अगर पार्किंग की भी जिम्मेदारी मॉल लेता है तो उसके पास खर्चे ज़्यादा आएंगे। तो मॉल क्या करता है, उस पार्किंग का टेंडर निकालता है। पार्किंग मॉल कहता है कि भाई जो जो इस पार्किंग का टेंडर लेना चाहता है वो आगे आए। अब कोई आदमी आगे आता है, मॉल कहता है कि भाई ये पार्किंग आपकी, आप हमें इतना पैसा देते रहिएगा, और वो धीरे धीरे लेता रहता। लेकिन वो भूमि, वो पार्किंग है किसकी ओरिजिनली? वो पार्किंग है मॉल के मालिक के अंतर्गत, वो लैंड मालिक की ही है, बस उस पर पार्किंग करने का पैसा जो वसूल रहा है वो कंपनी वसूल रही है। ऐसे ही इख्तियार जो थे वो लैंड तो होती थी उनके पास, उससे कर तो वो वसूल सकते थे, लेकिन उसकी जो मालिकाना हक था वो राज्य के पास ही रहता था। तो ये डिफरेंस था इक्ता व्यवस्था और सामंती व्यवस्था में। अब मुझे लगता है कि आपको इक्ता व्यवस्था और सामंती व्यवस्था क्लियर हो गई होगी कि क्या इक्ता व्यवस्था थी और क्या सामंती व्यवस्था थी। अब कभी कभी क्या होता था ना कि अगर एक ही भूमि आप बार बार इख्तियार को दिए जा रहे हैं तो कुछ समय बाद इख्तियार का उस पर कब्जा भी हो सकता है। तो इसको भी हटाने के लिए, इसको भी प्रिवेंट करने के लिए राजा क्या करता था कि समय समय पर वो भूमि जो है बदलता रहता था। कभी कोई भूमि दे दी, कभी कोई भूमि दे दी, कभी कोई भूमि दे दी। और ये जो इख्तियार थे, इनका जो पद था वो वंश परंपरा से नहीं चलता था। मतलब इख्तियार का बेटा इख्तियार नहीं बनेगा, जो भी लायक होगा वो इख्तियार बनेगा। इससे इनका खानदान बहुत मजबूत नहीं होने पाता था और ये पूरी तरीके से जो है वो राज्य के नियंत्रण में रहते थे। अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो इख्तियार है और जो राजा के द्वारा निर्धारित कर है, क्या इख्तियार वही कर वसूल रहा है, ये राज्य कैसे जानेगा? तो इसके लिए राज्य ने जो है एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो उसका काम ये रहता है कि वो यह देखता है कि जो इख्तियार हैं वो राज्य द्वारा निर्धारित ही कर वसूल रहे हैं तथा तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रख रहे हैं या नहीं। तो ये हमने समझा इख्तियारी व्यवस्था और सामंती व्यवस्था में अंतर। यहाँ वही हमने बताया कि सामंती व्यवस्था राजस्व वसूलने के लिए दी गई भूमि सामंत की हो जाती थी और इक्ता व्यवस्था में राजस्व वसूलने के लिए दी गई भूमि राजा के नियंत्रण में रहती थी और इख्तियार केवल उस भूमि से कर वसूलता था। अब हमने समझा कि कैसे सल्तनत काल का आरंभ हुआ, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। कैसे दिल्ली सल्तनत एक छोटे से जो है गैरिसन शहर से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अब इसमें एक टॉपिक ये है, हमने अभी बीच में ही पढ़ा था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक बड़ी विशाल सेना खड़ी की और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो मंगोलों पर ही आक्रमण करने के लिए जो है अभियान बना लिया। तो अब मंगोल थे कौन? एक ये दिमाग में आता है कि भाई हम बात कर रहे हैं मंगोल, तो मंगोल कौन थे? तो मंगोल का नेता था चंगेज खान, जिसके नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान, जिसे आज जो है उज्बेकिस्तान कहते हैं। अब उज्बेकिस्तान कहाँ है? आप जब नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो ईरान के ठीक ऊपर सिर पे, चोटी पे तुर्कमेनिस्तान नामक एक देश है और उस तुर्कमेनिस्तान की चोटी पे ही एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। छोटा सा देश है। उस पर मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत को उनका जो है ढाबा झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के जो है धावे बढ़ते चले गए थे, क्योंकि उस समय दिल्ली वैभव में बिल्कुल एकदम एक बहुत ही वैभवशाली राजधानी बनी हुई थी। काफ़ी पैसा था,
मंगोल पैसे के लिए ही आक्रमण करते थे, तो दिल्ली पर आक्रमण बनने लगे। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करें? तो इस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए मजबूर होकर के इन्होंने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। तो अब ये समझते हैं कि देखिए दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, ये भी समझते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके समय पर दिल्ली पर 2 हमले हुए थे, एक 1299 में और एक 1302 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। अब क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? इसने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक एक नया जो है गैरिसन शहर बनाया और वहाँ अपने सैनिकों को रखा। अब इतनी विशाल सेना है तो उसकी पेट भरने की समस्या भी रहेगी, तो वही गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके इस समस्या का इसने हल किया। और ये किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा जो है वो कर ले लेता था। जैसे अगर कोई किसान 10 बोरी गेहूं बोता है तो 5 बोरी गेहूं उसका कर हो जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी को या खिलजी वंश को उसको देना था। अब सैनिक को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। अब एक ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली चीज़ तो ये कि इक्ता व्यवस्था लाए किसने? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को जो है इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आपसे ये पूछे कि सल्तनत काल में वो पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को जो है वो नगद वेतन दिया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब सैनिक जो है वो अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका हमेशा रहती थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो इसे रोकने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और इसके जो अफसर थे वो बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें सजा मिलती थी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया और क्या किया? अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम भी काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्ण सामना किया। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है कि कैसे उसने मंगोलों से बचने के लिए एक स्थायी सेना का निर्माण किया, उसके रहने के लिए एक अलग गैरिसन शहर बसाया, सेना को नगद वेतन दिया, सेना जहाँ से सामान खरीद रही है वो व्यापारी जो है वो औने पौने दाम पे सामान न बेचें, उसके लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाई, कई सारे सुधार किए। अब इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया ये देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत का पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि इसने ट्रांसआक्सिनिया पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक स्थायी सेना को बनाया और मतलब सबसे आक्रामक कदम इस वजह से उसका ये कहा जाता है क्योंकि उसने मंगोलों पर ही आक्रमण करने के बारे में सोच लिया कि नहीं हम तो मंगोलों पर ही आक्रमण करेंगे। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का एक बड़ा ही साहसी कदम था। अब होता क्या है उसके बाद देखिए कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक आगे कैसे काम करता है। इसने नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहली कोहना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए एक नया शहर गैरिसन शहर जो है वो सीरी का महल या सीरी गैरिसन शहर बसाया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने पैसा वेस्ट नहीं किया। उसने सोचा कि पैसा वेस्ट करने से बढ़िया ये है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के ही जो बीच के शहर हैं 2-4 शहर, उनको निवासियों से खाली कराया जाए और यहाँ सेना रखा जाए, इससे पैसा भी कम खर्च होगा। और नई राजधानी बनाई दौलताबाद, जहाँ सारे निवासियों को भेज दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इन्हें सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिक की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए और
बड़ी दिक्कत तो तब हुई जब जैसे ही कर बढ़े वैसे ही उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। इससे सेना बड़ा ही विद्रोह कर देती है। सेना को लगता है कि यार ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ टाइप का राजा है, हमारे यहाँ अकाल पड़ा है और ये कह रहा है कि कर बढ़ाओ। लेकिन अब मोहम्मद बिन तुगलक भी मजबूर क्या करे, सैनिकों का पेट तो उसे भरना ही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ हद तक असफल रहा, क्योंकि इसने जो भी फैसले लिए वो उस टाइम पर इसका साथ नहीं दे पाए। जैसे इसने राजधानी परिवर्तन की तो आधे लोग तो दौलताबाद जाते जाते ही मर गए। फिर इसने कहा कि नहीं वापस चलो, तो फिर आधे लोग वहाँ गड़बड़ी हो गई। फिर इसने जो है कर बढ़ाया तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे क्या किया। तो इसने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ जो है आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। अब देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। होता क्या था कि ये सिक्के जो है वो धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर हम सोने चांदी का सिक्का बनाते हैं तो राज्य का ज़्यादा खर्चा होगा, तो सोने चांदी को हम अंदर मतलब अपने लॉकर में रख करके और एक ऐसी मुद्रा चलाते हैं जो सस्ती हो और चले। तो टोकन की मुद्रा चलाता है जो सस्ती धातु की थी। अब 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब जैसे देखिए होता क्या है, जैसे भारत सरकार 10 का सिक्का लाती है, आपको जान के हैरानी होगी कि उस 10 के सिक्के को बनाने में वो कॉपी नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है कि उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसी ऐसी चीज़ें कि उसे बनाने में 10 रुपये का एक सिक्का बनाने में शायद आपका खर्च 10 रुपये से ज़्यादा आ जाए। तो उसकी जाली मुद्रा बनाने में क्या मतलब है, कोई नहीं है। लेकिन जो इसने टोकन मुद्रा जारी की वो बड़ी ही सस्ती टाइप की मुद्रा थी और उसे बड़े आसानी से बनाया जा सकता था। तो अब लोगों ने क्या किया, लोग अपने चांदी और सोने के सिक्के रखते थे और जो भी चीज़ें होती थी इसी मुद्रा से खरीदते थे। अब राज्य के पास क्या है कि राज्य से सोना निकल गया और उसके पास वही टोकन मुद्रा आ रही है जिससे वो कुछ नहीं कर सकता है। अब ये भी एक बड़ा ही उलट पलट ही केस हो गया कि राज्य पर से सोना निकलता जा रहा है और जिस सिक्के क्या कोई वैल्यू नहीं है वही राज्य के आ रहा है। तो यहाँ भी जो है ये भी एक निर्णय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत जाता दिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम भी बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था और फिर उसने जो है हमले का इरादा छोड़ करके अपनी विशाल सेना को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इन अ नाइट जो फैसले होते हैं कि भाई सो के उठ कर कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, उसी तरीके से इसने भी अपने अचानक ही सेना भंग कर दी। और जो प्रशासन संबंधी जो कदम इसने उठाए उससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई और अंततः जब इसने देखा कि टोकन मुद्रा से राज्य को बड़ा ही घाटा हो रहा है तो इसने उस मुद्रा को भी वापस ले लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए जो विभिन्न कदम थे वो एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना या बेवकूफ़ी भरे कदम थे, बट परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे। फैसला आप जो भी लीजिए अगर वो परिस्थितियों के अनुकूल है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन आप कर बढ़ा रहे हैं और उसी वर्ष अकाल पड़ा हुआ है तो ये कैसा फैसला हुआ। तो हमने इस पूरे चैप्टर में ये समझा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना के द्वारा होती है, उसके बाद जो अनेक वंश आए जैसे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कैसे इन्होंने अपने प्रभाव और क्षेत्र को विस्तारित किया, कैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, कैसे मंगोलों के खिलाफ आक्रमण को से दिल्ली को या भारत को बचाने के लिए दोनों ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना स्थापित की। उस सेना के रहने खाने उनका जो है वेतन के लिए अनेक प्रयास किए गए, कुछ सफल रहे कुछ असफल रहे। कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी फैसले तो ठीक लिए थे लेकिन वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हुए, इस वजह से इसका नाम भी इतिहास में जो है एक संदेहप्रस्त नज़र से देखा और लिखा जाता है। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी।
इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि कैसे दिल्ली सल्तनत का उदय होता है और 1300 मतलब 13वीं सदी की शुरुआत मतलब 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक राज करने वाला एक वंश जो लगभग 320 साल तक शासन करता है दिल्ली पे, उसने क्या क्या डेवलपमेंट किए इस क्षेत्र पर, क्या चीज़ें क्या परिस्थितियों का परिवर्तन होता है, कैसे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, कैसे सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है और कैसे दिल्ली जो आज भी जो है भारत का केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु कैसे बनी, हमने इस चैप्टर में ये समझा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वह है मुगल वंश के बारे में। 1526 में लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी की हत्या पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर करता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। अब बाबर द्वारा स्थापित मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 तक भारत में रहता है। मुख्यतः इसमें क्या क्या परिवर्तन आए ये हम आगे समझेंगे। तो मैं होप करता हूं कि इस पूरी वीडियो में मैंने जो बताया मैं एक छोटी सी समरी आपको देना चाहूँगा। 5 मिनट का लास्ट जो ये फेज है वीडियो का, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की वीडियो का ही मैं एक समरी आपको देता हूँ कि जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो हमारी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 है दिल्ली के सुल्तान, हमने देखा कि कैसे जो है जो चौहानों का एरिया था अजमेर और दिल्ली का उस पर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध होते हैं। द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कैसे गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी बेटी से विवाह करके और चौहान वंश के साथ क्षेत्र से जो है शासन करना प्रारंभ करता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हुए, लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हुए अपने शासन को की शुरुआत करता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है और शासक आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आता है, मुहम्मद बिन तुगलक आते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का विस्तार किया, दिल्ली का विस्तार किया और सल्तनत काल और अपने वंश का पताका पूरे क्षेत्र में लहरा दिया। कैसे इतिहास का लेखन हुआ, इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, अलग उसके चरणों के बारे में हमने जाना। हमने कैसे जाना कि दिल्ली के लेखन मतलब इतिहास का जो लेखन था उसको किसके द्वारा किया जाता था। हमने जाना रजिया सुल्तान के बारे में जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, कैसे उन्हें पद से हटा दिया गया, कैसे उनका महिला होना लोगों को पसंद नहीं आता था, कैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, कैसे दिल्ली जो है सल्तनत अपने अंदर कई फेजेस में अपने डेवलपमेंट को बांटती है, कैसे पहले गैरिसन शहर के अंदर बदलाव किए जाते हैं, सैनिकों को मजबूत किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किलों को मजबूत किया जाता है, फिर बाहर के इलाकों में व्यापार मार्गों पर काम किया जाता है, जगह जगह पर किले बनाए जाते हैं, गैरिसन शहर बसाए जाते हैं, नए शहर बसाए जाते हैं जिससे व्यापार सुलभ हो सके। कैसे गंगा यमुना के दोआब को काट करके वहाँ के लोगों को हटा करके, वहाँ गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को मतलब हटा करके वहाँ के लोगों को हटा करके कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे सल्तनत के लिए आय का एक निश्चित और परमानेंट सोर्स डेवलप हो पाए। कैसे अलाउद्दीन खिलजी वंश के में आकर के और दक्षिण भारत पे विजय करता है, अनेक अभियान करता है और उसे लूटता है और बहुत सारा पैसा लेके आता है। कैसे मस्जिदों का निर्माण होता है, कैसे खिलजी और तुगलक वंश मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण करते हैं। मंगोलों का नेता चंगेज खा एक बहुत ही क्रूर शासक रहता है। कैसे मंगोल जो हैं वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। मंगोल मुख्यतः मंगोलिया जो चाइना के उत्तर में है आप देखेंगे वहाँ के मुख्यतः रहने वाले थे। कैसे वहाँ का नेता चंगेज खान दिल्ली पर कई बार आक्रमण करता है, उससे बचने के लिए खिलजी अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक एक बड़ी विशाल सेना की स्थापना करते हैं। उस सेना की देखभाल के लिए कैसे अलाउद्दीन खिलजी सीरी का महल बनवाता है और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के ही पुराने शहरों को खाली करवा करके सेना के लिए व्यवस्था करता है। कैसे अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान बनता है जिसने दिल्ली में
सल्तनत काल में अपनी सेना को, अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, कैसे उनके लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई और कैसे व्यापार को सुलभ बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी हमने देखा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे राजधानी का परिवर्तन करना और गंगा यमुना के दोआब के जो क्षेत्र था उसमें कर की वृद्धि पड़ना जब वहाँ अकाल पड़ जाता है। तो ये हमने समझा पूरा सल्तनत काल के बारे में। कैसे हमने समझा कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को लाया सामंती व्यवस्था के अंतर्गत को हटा करके। इक्ता व्यवस्था क्या थी? जहाँ इक्तेदार जो होते थे वो कर तो वसूलते थे, पर ज़मीन जो होती थी वो सुल्तान के ही अधिकार में रहती थी। कैसे सामंती व्यवस्था में ज़मीन भी सामंत की और कर भी सामंत का। इससे कई विद्रोह भी हुए, कई सामंत ऐसे निकले जिन्होंने राजा को हटा करके अपने वंश की स्थापना की। अब इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ाया गया है। तो मैं होप करता हूं कि ये जो चैप्टर था दिल्ली की सुल्तान, इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो इन 2 वीडियोस में क्लियर हो गए होंगे। मैंने प्रयास किया कि इस वीडियो को जितनी सरलतम भाषा में मैं समझा सकता हूं और जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूं मैं बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा कि एसएसटी से रिलेटेड सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस ला करके मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को और सरल बना सकूं और आपको याद करने की जगह समझाना ही मेरा प्रयास रहेगा कि आप याद न करें, आप समझें चीज़ों को। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हैं तो वो कुछ दिन तक या कुछ समय तक, लॉन्ग टाइम तक उसकी रिटेंटिविटी आपके पास रहती है। तो मेरा यही एक प्रयास है इस चैनल के द्वारा। दूसरी चीज़ यह है कि इस वीडियो की समाप्ति के बाद आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी वीडियो मैं एक ले दूंगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, विस्कस अकेडमी नामक टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टैप करके सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी चैप्टर की वीडियो आएगी उस वीडियो के तुरंत बाद उस चैप्टर की रिस्पेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और वीडियो YouTube पे अपलोड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।